दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मैकियावेली, हाब्स, लॉक और रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है। ये अधिकार कौन से हैं? तो उत्तर है दोस्तों, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक उदारवाद की आत्मा और उदारवाद के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने व्यक्तियों के 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का राइट शामिल है। अगला प्रश्न है, लॉक के मत में जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य रचा गया है वो क्या था? तो उत्तर है समुदाय की भलाई के लिए। अगला प्रश्न आपका सही सुमेलन करना है। इसमें लेखक और पुस्तकों का सुमेलन करना है। तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, सुम्मा थियोलॉजिका। देखिए, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक, इसके लेखक सेंट थॉमस एक्विनास हैं। लेवायथन आप जानते हैं, थॉमस हॉब्स या थॉमस हॉब्स की रचना है। द रोड टू सर्फडम, ये 1944 की पुस्तक है, फ्रेडरिक हेयक के द्वारा लिखी गई है। और 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये आइजिया बर्लिन के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, थॉमस एक्विनास की प्रसिद्ध पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका है, थॉमस हॉब्स की पुस्तक लेवायथन है, फ्रेडरिक हेयक की पुस्तक है द रोड टू सर्फडम और बर्लिन की पुस्तक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक है एमाइल। एमाइल के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है, एमाइल के लेखक रूसो हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि रूसो एक संविदावादी विचारक हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एमाइल जो है पुस्तक, ये भी रूसो के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विश्वास आश्रित न्यास यानी फिडुशियरी ट्रस्ट की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो उत्तर है जॉन लॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाने रहने की सतत और बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ होता है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है, ये कथन थॉमस हॉब्स का है। दोस्तों, थॉमस हॉब्स का महत्वपूर्ण कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत और बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। यानी हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति के जीवन में शक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा है वो हमेशा बनी रहती है और अंतिम सांस तक चलती रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉब्स के सामाजिक समझौते में जो संप्रभु था वो कैसा था? तो उत्तर है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु जो है वो समझौते से ऊपर था, क्योंकि हॉब्स का कहना है कि जो संप्रभु या लेवायथन है या देव मानव है वो समझौते का भाग नहीं है, क्योंकि समाज के सभी व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके संप्रभु की रचना की है। और इसी कारण जो हॉब्स का संप्रभु है वो जो है घोर या अतिरेक संप्रभुता धारण करने वाला होता है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। और इसी आधार पर हॉब्स का जो समझौता है वो निरंकुश संप्रभु के विचार से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक कौन माने जाते हैं? तो उत्तर है लॉक। जॉन लॉक को दोस्तों उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक, उदारवाद का जनक या उदारवाद की आत्मा के नाम से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? तो उत्तर है स्पिनोजा। दोस्तों, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों के बारे में जो है टिप्पणी करते हुए स्पिनोजा लिखते हैं
कि हाब्स का जो प्राकृतिक अवस्था का दैत्य है वो मनुष्य कभी नहीं हो सकता है। ये विचार स्पिनोजा का है। हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति या जो स्थिति थी, प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे से युद्ध की स्थिति थी। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या और जलन करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध की अवस्था थी। उसमें शांति और व्यवस्था का अभाव था। लेकिन लोगों ने आपस में एक समझौता किया कि मैं अपने अधिकार इस शर्त पर इस व्यक्ति या इस समूह को दे रहा हूं कि तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां इस व्यक्ति को सौंप दो। तो इस प्रकार से जब ये समझौता हुआ तो लेवायथन की उत्पत्ति हुई, जो कि निरंकुश संप्रभु था। लेकिन स्पिनोजा कहते हैं कि हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था का दैत्य था, ये मनुष्य कभी नहीं हो सकता है, चाहे उसके ऊपर किसी का भी शासन कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, वह विचारक जिसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। तो ये रूसो का कथन है और रूसो इसी आधार पर प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को सभ्य जंगली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसके पास तर्क वितर्क नहीं बल्कि भावनाएं ही उसके पास थीं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। अगला प्रश्न है कि हाब्स के बारे में किसने लिखा है? कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। तो उत्तर है एबर्नस्टीन। एक विचारक हैं एबर्नस्टीन, इन्होंने हाब्स के बारे में लिखा है कि हाब्स का जो सामाजिक समझौता है वो प्रजाजनों के बीच होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था के बारे में ये टिप्पणी किसने की है? कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। तो ये जॉन लॉक का कहना है और जॉन लॉक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार हाब्स के विचारों के पूर्णतया विपरीत हैं। अगला प्रश्न है, वह चिंतक जिसने द आर्ट ऑफ वार पुस्तक लिखी है। तो आर्ट ऑफ वार या युद्ध कला, ये मैकियावेली की पुस्तक है। एक महत्वपूर्ण कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। तो ये कथन मैकियावेली का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित किसने किया है? तो थॉमस हाब्स ने स्वतंत्रता को कानूनों के चुप रहने के रूप में परिभाषित किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न एक पुस्तक के बारे में है। रीजनेबल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी प्रकाशित हुई थी कब? तो 1695 में। अगला प्रश्न है, पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? ये निबंध किसने लिखा है? तो असमानता पर जो निबंध है ये जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान और भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। ये कथन किसका है? तो ये J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। जॉन स्टुअर्ट मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर हैं और इसीलिए उनका ये कथन या टिप्पणी है कि मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान और भविष्य की नस्लों के लूटने के समान है। अगला प्रश्न है कि रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो धनिक तंत्र जो है रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मध्ययुगीन विचारक जिसने अरस्तु के मूल राजनैतिक विचारों को अपनाया। तो उत्तर है संत थॉमस एक्विनास ने। संत थॉमस एक्विनास वो मध्ययुगीन विचारक है जिसने अरस्तु के मूल राजनैतिक विचारों को अपनाया और उसी के आधार पर अपने जो है विचारों की व्याख्या की थी। एक प्रश्न है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पाशविक और अल्पायु था। तो ये टिप्पणी प्राकृतिक अवस्था के बारे में किसने की है? तो ये हाब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोगों की सामान्य इच्छा में संप्रभुता को स्थापित किया किसने? तो रूसो ने। और वह राजनीतिक दार्शनिक जिसको संविदावादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो आप जान लीजिए मैकियावेली को संविदावादी विचारक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। हाब्स, लॉक और रूसो संविदावादी विचारकों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार वह स्वतंत्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वयं की प्रकृति के संरक्षण के लिए अपने स्वयं की शक्ति का उपयोग करने के लिए है। यानी
अपने स्वयं के जीवन का और फलस्वरूप कुछ भी करने के लिए अपने निर्णय और तर्क में वह उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन होने की कल्पना करेगा। ये कथन किसका है? तो ये थॉमस हॉब्स का कथन है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक की पुस्तक टू ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट और ए लेटर कंसर्निंग टोलरेशन का प्रकाशन हुआ कब? तो 1989 में। और देखिए दोस्तों, मिल खोखली स्वतंत्रता का अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था। दोस्तों, मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था, ये किसने कहा है? तो ये बार्कर का कथन है। और इस बारे में टिप्पणी करते हुए बार्कर ने लिखा है कि मिल ने व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात की लेकिन उसके अधिकारों की बात नहीं की थी, इसलिए उसे खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह विचारक जिसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना? तो जीन जैक्स रूसो ने। और देखिए, हॉब्स ने स्वतंत्रता को लेवायथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया। प्रतिरोध से उसका तात्पर्य क्या था? तो ये था गति की बाहरी बाधाएं। और इसी आधार पर हॉब्स ने स्वतंत्रता को लेवायथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो उत्तर है सूकर दर्शन या पिग फिलॉसफी, क्योंकि सूअर को सिर्फ अपने से मतलब होता है, किसी और से नहीं। उसे केवल अपने सुख सुविधा की चिंता होती है, दूसरों से नहीं। और इसमें नैतिकता का पूरी तरह अभाव है। इसीलिए बेंथम के द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को सूकर दर्शन या सूअरों का दर्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस हॉब्स की वह पुस्तक जिसका एक और शीर्षक द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एक्लियोजिस्टिकल एंड सिविल है। तो ये लेवायथन है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली द्वारा लो स्टेटो यानी राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक समय में राज्य शब्द के उपयोग के अर्थ में लिया गया है। ये मत किसका है? तो ये क्विंटन स्किनर का मत है। एक विचारक हैं क्विंटन स्किनर। उनका कहना है कि मैकियावेली द्वारा लो स्टेटो यानी राज्य शब्द का उपयोग आधुनिक समय में राज्य के रूप में अलग अर्थ में लिया गया है, राज्य के उपयोग से अलग अर्थ में लिया गया है। ये क्विंटन स्किनर का मत है। और हम लोग अभी तक ऐसे ही सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग जो है मैकियावेली के द्वारा किया गया, लेकिन क्विंटन स्किनर का मत है कि मैकियावेली द्वारा जो स्टेटो या लो स्टेटो शब्द है वो राज्य शब्द के उपयोग से अलग अर्थ में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह विचारक जिसका कथन है कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ सीखना होगा। तो ये मैकियावेली का कथन है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है पुस्तक और लेखकों का। तो देखिए, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जॉन लॉक की पुस्तक है। लेवायथन के लेखक थॉमस हॉब्स हैं। और डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस मैकियावेली की है। और पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है, व्यक्ति और उसके स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं स्वतंत्रता के संबंध में कानूनों की चुप्पी यानी व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता कानूनों के चुप रहने में है। आइजिया बर्लिन कहते हैं जबरदस्ती का अभाव। रॉबर्ट नोजिक के अनुसार स्वस्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार। और मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं राज्य समाज या उसके साथियों द्वारा किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती का अभाव ही स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन लॉक का पहला आलेख कब लिखा गया था? तो ये 1679 से 1680 के दौरान लिखा गया था। अगला है कि जॉन जैक्स रूसो के अनुसार सही कथन क्या है? तो उत्तर है व्यक्तिगत स्वार्थपरकता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सामान्य इच्छा व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग होती है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या सामान्य कल्याण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक समझौता में प्राकृतिक अवस्था या नेचुरल स्टेज का आशय क्या है? तो दोस्तों, सभी समझौतावादी विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व एक ऐसी अवस्था की चर्चा की है जिसे प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। तो उत्तर है प्राकृतिक अवस्था का आशय सामाजिक समझौता में राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत से प्राप्त अभिधारणा के आधार पर निर्माण किया है किसका? तो उत्तर है अपने राजनीतिक दर्शन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर या नोबल सेवेज की संज्ञा किसने दी है? तो ये रूसो ने दिया है।
प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से कौन सा विचारक संबंधित है? तो जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के विचार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राजनीतिक चिंतक जिसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। तो सही उत्तर है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। और जिस वर्ष थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड भयंकर गृह युद्ध से जूझ रहा था। अगला प्रश्न है, थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में राज्य का चित्रण किस रूप में किया है? तो उत्तर है पूर्ण समुदाय के रूप में। याद रखिएगा, थॉमस एक्विनास की पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका है, इसमें उन्होंने राज्य का चित्रण एक पूर्ण समुदाय के रूप में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है किसको? तो उत्तर है कानून को। सामान्य इच्छा ही कानून माना जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। तो ये सामान्य इच्छा के बारे में ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है, ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार किसने माना है? तो ये हॉब्स ने माना है। और हॉब्स कहता है कि व्यक्ति को ऐसे तो विरोध या प्रतिरोध का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि जो संप्रभु है या लेवायथन है व्यक्ति को अपने जीवन की हानि करने के लिए कहे या उस पर दबाव डाले, तो वो आत्मरक्षा के अधिकार के तहत जो है लेवायथन का विरोध कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच किसने भेद किया है? तो रूसो ने दोस्तों प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच भेद किया है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्पायु है। ये कथन किसका है? तो ये हॉब्स का कथन है, क्योंकि हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति था एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, किसी भी प्रकार के उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया था, व्यक्ति एक दूसरे के खून के प्यासे थे और इसी कारण उनका जीवन एकाकी, दीनहीन, क्षणिक और पाशविक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो ये था थॉमस हॉब्स। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में सही क्या है? तो उत्तर है सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण। और ये सामाजिक संविदा के सभी विचारकों का जो है सामान्य मत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के जनरल विल या सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या हैं? तो आप जान लीजिए, ये आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छाओं का योग है। और जनरल विल यानी सामान्य इच्छा अस्थायी इच्छा है। अगला प्रश्न है, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है किसमें? तो ये लोगों में आपस में पहला समझौता संपन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करता है वो अराजकता है, क्योंकि अराजकता या जो प्राकृतिक अवस्था की स्थिति थी वो अराजकता की स्थिति थी और इसी कारण व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं और एक संप्रभु को अपने सारे अधिकार और शक्तियां सौंप देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। ये कथन किसका है? तो ये कथन हॉब्स का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो उत्तर है पॉपुलर यानी लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है रूसो को। तो याद रखिएगा दोस्तों, रूसो को संप्रभुता के लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है। और रूसो ने सामान्य इच्छा में बताया है कि व्यक्ति जिस समुदाय को अपने शक्तियां और अधिकार सौंपते हैं, अंततः उन अधिकारों को वह पुनः जो है समुदाय के माध्यम से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और ये सिद्धांत जो है लोकप्रिय संप्रभुता का आधार स्थापित करती है।
अगला प्रश्न है, रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये एक विचारक हैं वाहन। वाहन का कहना है कि रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? तो सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग जिसका उद्देश्य सामान्य हित या कल्याण है, वो सामान्य इच्छा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र को शासन के आदर्श रूप में किसने स्वीकार नहीं किया है? तो हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र को प्रतिष्ठित करने का या समर्थन किया है, न कि लोकतंत्र को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता को हाब्स फेलिसिटी कहता है। अगला प्रश्न है, समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है, किसके लिए? तो हाब्स के लिए। दोस्तों, हाब्स जो है समस्त एग्जिस्टेंस को जो है डायनेमिक मैटर के रूप में व्याख्यायित करता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक के रूप में किसने रेखांकित किया है? तो थॉमस हाब्स ने। और अगले प्रश्न पर आते हैं कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्म परिरक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए या व्यक्ति से उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए बाध्य किया जाए तो व्यक्ति उसके आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है, ये किसका मानना है? तो ये हाब्स का मानना है। और इस आधार पर यह कहा जाता है कि हाब्स ने व्यक्तियों को आत्मरक्षा के अधिकार की स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है, संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किस विचारक ने किया है? तो ये हीगल ने किया है। और हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। ये कथन किसका है? तो ये G.H. सेबाइन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेवायथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया था, ये किसका मानना है? तो एक विचारक हैं क्लेरेंडन, इनका कहना है कि लेवायथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व क्या है? तो सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण जो है वो हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का मूल तत्व है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हाब्स, लॉक और रूसो की इस एक बात पर सहमति है, किस बात पर? कि राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के अनुसार अनुबंध हुआ था कहाँ पर? तो उत्तर है, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच आपस में जो है अनुबंध हुआ था, और जो संप्रभु है वो इस समझौते का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, हाब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया? तो हाब्स ने अपने विचारों के द्वारा दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत सादा और सुखी था, किंतु बाद में ये भ्रष्ट हो गया, क्यों? तो इसका कारण रूसो बताते हैं कि संपत्ति के विकास के कारण दोस्तों प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति का जीवन भ्रष्ट हो गया था। अगला प्रश्न है, हाब्स के लेवायथन में जो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ संप्रभु है। और रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में सही कथन क्या है? तो मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ये रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक के अनुसार समानता जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी लॉक के अनुसार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, लाइफ, लिबर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार ही प्राकृतिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कौन से अधिकार प्राप्त थे? तो 3 अधिकार प्राप्त थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो ये पूर्व राजनीतिक थी। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो जॉन लॉक ने दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है, और वो कहता है कि व्यक्ति को राज्य के निर्माण से पूर्व यानी जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल है।
अगला प्रश्न है, वह चिंतक जो ये सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है, तो ये हैं जॉन लॉक। आप जानते हैं कि जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है, लेकिन इसमें भी वो संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक वरीयता देता है और वो कहता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है। अगला प्रश्न है, लॉक के सामाजिक अनुबंध की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था होती है, फिर सामाजिक समझौता होता है, फिर नागरिक समाज और उसके बाद सरकार की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वो क्या है? तो ये संवैधानिक राजतंत्र है। और आप जानते हैं कि हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता या निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र का और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्यों के नागरिक समाज में शामिल होने का उद्देश्य उनके संपत्ति की सुरक्षा है, ये कथन किसका है? तो ये जॉन लॉक का कथन है। और व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया था, तो ये लॉक का कहना है, क्योंकि वो कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार राज्य के निर्माण के पूर्व भी व्यक्तियों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो लॉक सीमित संप्रभुता या संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है, तो अस्थायी या जो दोस्तों आप जान लीजिए टेम्परेरी नहीं होती है। सामान्य इच्छा ये अस्थायी इच्छा होती है और व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग होती है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या कल्याण है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? तो रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। देखिए, कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट या बर्बाद कर दिया है, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है, क्योंकि रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सभ्य जंगली की भांति था। वो तर्क वितर्क के द्वारा नहीं बल्कि भावनाओं के द्वारा संचालित होता था और इसीलिए रूसो ये कहता है कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है। अगला प्रश्न है, लेवायथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है, ये कथन किसका है? तो ये माइकल ओकसाट का कथन है। और देखिए, हाब्स का लेवायथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, ये ओकसाट का कथन है। लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग क्या छोड़ते हैं? तो प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार लोग छोड़ते हैं। संवैधानिक सरकार के विषय में कौन चर्चा करता है? तो दोस्तों, लॉक ने सीमित संप्रभुता की बात कही है और इसी आधार पर वो संवैधानिक सरकार के बारे में चर्चा करता है। अगला प्रश्न है, रूसो की प्राकृतिक अवस्था में, तो याद रखिएगा रूसो की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो है एक भोला भाला प्राणी था, उसको सदाचार और बुराई दोनों का ही ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में किसने विकसित किया? तो एक विचारक हैं आदर्शवादी विचारक कांट, यानी इमैनुअल कांट ने। दोस्तों, इमैनुअल कांट ने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में कौन जाना जाता है? तो रूसो को संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था किसने कहा है? तो मैकफर्सन ने। और देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हाब्स ने विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन के द्वारा विकसित किया गया। ये कथन किसका है? तो ये सेबाइन का कथन है। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं, क्यों? तो उत्तर है, इस अवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है। तो इसी कारण लॉक की प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहा जाता है कि ये पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।